और जो ये आंकड़े सामने आए हैं बांग्लादेश की मानवाधिकार आयोग के, वो ये बताते हैं कि मोहम्मद यूनुस हर मौके पर, हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते रहे हैं। क्योंकि जब जब ये बात उठी है कि हिंदू युवतियां, हिंदू लोग वहां पर सुरक्षित नहीं हैं, हमेशा ये कहते हैं मोहम्मद यूनुस की नहीं, यहां सब ठीक है और ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन अब उनका अपना मानवाधिकार आयोग, उनके देश का मानवाधिकार आयोग ये आंकड़े पेश कर रहा है। रोहित, सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं और सर। नमस्कार, और हमारे व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं मेरे तरफ से। जहां तक आपकी सवाल है, इस सवाल के जवाब में मैं ये कहूंगा कि ये एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे साजिश चल रहा है हिंदुस्तान को अनसेटल करने के लिए, बॉल्कनाइज करने के लिए। ये है लॉन्ग टर्म एम। हमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इतने सारे चीजें हिंदुस्तान इन एंड अराउंड में होते हैं कि प्रायोरिटी किसको दिया जाए वो भी एक ऐसा सवाल है, वो जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे ये बांग्लादेश का जो मसला है, ये भी मुझे कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये भी पहलगाम की तरह होगा। ये भी सिंदूर ऑपरेशन, सिंदूर अगर उधर लागू है, इस तरफ भी कुछ ऑपरेशन होगा। तो ये मजबूरन ये एक्चुअली प्रोवोक कर रहे हैं हिंदुस्तान को। जहां तक आपके सवाल है रोहित, जी। सवाल के जवाब में मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, ये कोई नई चीज नहीं है। जब से ये यूनुस साहब आए हैं इंटरिम गवर्नमेंट के हेड, तब से लेके अभी तक सच्चाई क्या बोला है? कभी सच्चाई बोला है उन्होंने? जो हकीकत को कबूल किया है बांग्लादेश में, जो है हकीकत है। हमें बड़ी पिक्चर अगर देखेंगे, अमेरिका अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश को मदद लेते हुए एक कॉरिडोर बनाने की प्रयास कर रहा है अराकन आर्मी के साथ। ये कौन सी कॉरिडोर है? क्या है? कोई सवाल कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल या नेशनल मेनस्ट्रीम चैनल जो है? क्या है, किस क्या मकसद हो सकता है? अमेरिका पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहा है, अभी बांग्लादेश में भी आ रहा है। तो क्या ये सब कहानी क्या है? कहानी यही है कि भारत आज के दिन में विश्व में, कोई दिन पहले मैं था इंग्लैंड में, सॉरी यूरोप में या अमेरिका में, पीएमओ, हमारे पीएमओ ऑफिस से एक लिस्ट निकाला था G20 कंट्रीज का, पिछले 5 साल की जो जीडीपी है उन्होंने लिस्ट आउट किया था। सारे देशों की जीडीपी लिखा था, उसमें भारत का जो जीडीपी है 6.5 से ऊपर है कंसिस्टेंटली 5 साल के लिए। ये जो शाइनिंग एक स्पॉट है पूरा विश्व में पैंडेमिक के बाद, ना ये यूएसओ का हजम होता है। मैं यूएसओ में रह के आया हूँ, काफी सारे थिंक टैंकों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सबके दिल और दिमाग के अंदर यही था। ऑप सिंदूर स्टार्ट होने से पहले सब ये बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता है। ये होले होले धीरे धीरे चुपचाप साइलेंटली बढ़ती जा रही है। देश विदेशों के साथ एंगेजमेंट या उनके साथ कोलैबोरेशन या नेगोशिएशन, चाइना देश के साथ हम बात करके स्टैंड ऑफ को अगर पूरा बंद नहीं किया है तो कम से कम हटाया ना। डोकलम और डेमचोक से उनको पीछे तो हटाया है, जो जहां पे वो अकड़ गए थे कि नहीं लेंगे। इसी तरह अमेरिका जैसे देश, यूरोप का जो दबाव था भारत के ऊपर कि रशिया जो एग्रेशन किया उसको कंडेम करना चाहिए, उससे तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन भारत का इंटरेस्ट यही था कि तेल हम वहीं से खरीदेंगे जहां से हमें सस्ता मिलता है। अब भारत वही पद्धति लेगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहिए या जो भी कुछ कहते हैं। आज विश्व के सामने पर्टिकुलरली यूएसए और यूरोप का सबसे बड़ा चुनौती अगर देखते हैं, हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। इसी तरह चाइना, जो ये नई चीज नहीं है, हमारा ये जाने दुश्मन है। 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, 9 अगस्त को फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर कुरैशी वो एयर डैश किए थे चाइना में। 10 और 11 अगस्त 2019 को वहां पे ठहर के उन्होंने एक बहुत मजबूत एक स्ट्रेटेजिक, एक काउंटर स्ट्रेटेजी बनाया था हिंदुस्तान के खिलाफ, जिसके बाद आप देखे होंगे साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंजेस में ये प्रॉक्सी वॉर की रिवाइवल शुरू हुआ। उसके बाद ये आप बांग्लादेश का मसला ये स्टार्ट हो गया। बांग्लादेश में जो स्टार्ट हुआ वहां पे आईएसआई भी आने लगे। पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और जो बुनियादी जो मेन सीनियर ऑफिसर्स है वो विजिट करने लगे। बांग्लादेश की भी काफी इंपॉर्टेंट लीडर उधर जाने लगे, तो उनके जहाज जो बिल्कुल बंद था वो भी आने लगा। तो इसका मीनिंग ये है कि ये एक नेक्सस बन रहा है, कोलिशन बोलिए, कोलाबोरेशन बोलिए, जो भी कुछ एक ग्रुपिंग बन रहा है। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का एक ग्रुप है। यहाँ पे अहम चीज मैं यहीं पे कह देना चाहता हूं, मिलिट्री अलायंस बने या ना बने, ये सिर्फ एक नोमेनक्लेचर है।
आज के दिन में पाकिस्तान का जो हाथ हथियार है, जो हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर 82% चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश का देखते हैं, उसका 83% इंपोर्ट हो रहा है। कोई भी उसका पोर्ट की बात करिए, कोई सबमरीन की बात करिए, जहाज की बात करिए, आप मिलिट्री कोई भी ट्रेनिंग की बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे दे रहे हैं। जैसे कि वो डेट ट्रैप में फंसाने का जो तरीका होता है, वो सब कुछ अपना रहे हैं। $38 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है बांग्लादेश में, $20 ट्रिलियन ऑलरेडी लग चुका है। लेकिन जनरल सुधाकर, ये जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है अभी बांग्लादेश में, इसका सॉल्यूशन आपको क्या दिखता है? क्या चुनाव, आपको लगता है कि जब चुनाव होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार आएगी, एक नई रिजीम आएगी, तब ये चीजें शायद हिंदुओं के लिए, महिलाओं के लिए जो परिस्थितियां हैं वो बदलेंगी, या फिर कोई और इसका सॉल्यूशन आपको नजर आता है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा रोहित आपने। देखिए, हर कोई मसला, जैसे हिंदुस्तान जैसे देश है, विश्व में कोई नहीं चाहता है कि, पहली बात मैं बोलना ठीक नहीं है एक्चुअली, ये जो आपकी सवाल है, इसमें ऐसा एक चीज लॉडेड है। क्योंकि मैं एक फौजी हूँ, फौजी में हमारा सिखलाई है कि ये सर्वधर्म स्थल हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे लिए रिलीजन। लेकिन अगर सबसे पहला चीज, हिंदू रिलीजन को आइडिया ना बोल के एक रिलीजन बोलना निहायत आवश्यक है। मेरे आपके सवाल को मद्देनजर रखते हुए जो चीजें मेरे दिल में आ रहे हैं, मैं कहना है, मैं भी एक हिंदुस्तान का सिटीजन हूं, और हिंदुस्तान के अंदर ये जो धर्म अगर आप मानते हैं, इसका यूनिटी नहीं है। आज के दिन में जो चीज यूदीज या ज्यूज का हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, हिटलर के टाइम में, वही चीज कोई एक पर्टिकुलर धर्म है, हिंदुओं को काफिर मान के उन्नाश करना चाह रहा है। तो इसके बरखिलाफ ठोस कदम उठाना निहायत आवश्यक है हमारे देश को, जो कि आज हम सही तरीके से तैयारी नहीं किए हैं ना। इसको एक बैकड्रॉप लेके सोल्यूशन आप पूछ रहे हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, एक टाइम स्पेक्ट्रम चुनिए। इलेक्शन जो है कोई इसका इतना तुरंत रिजल्ट नहीं देगा। इलेक्शन मेरे मुताबिक ये कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइन रहेंगे। ये मेरे ख्याल से एक कोलिशन टाइप एक पार्टनर बनेगा। अगर अवामी लीग आ जाता है, ये कुछ ना कुछ हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह करके अवामी लीग के खिलाफ ये जाएंगे मेरे विचार के मुताबिक। ये इलेक्शन होने के बाद इनको बहुत अच्छे री इलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फिर हार जाएंगे फ्लोर ऑफ हाउस में। ये जो जमायती इस्लाम, सबसे बड़ा चुनौती ये है, जमायते इस्लाम, अल कायदा, हक्कानी नेटवर्क, ये जो आके सब होगी, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मौजूद हो चुके हैं बांग्लादेश में, ऐसा हालत में है कि आप सोच रहे हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म को ये टिकने देंगे? मेरे विचार में फौजी होने के नाते अगर हो जाता है बहुत अच्छा है, लेकिन हमें प्रस्तुत रहना है कि ये टिकने नहीं देंगे। उनका एक मुद्दा है कि रेडिकलाइजेशन, बांग्लादेश को सेंटर बना के ये वेस्ट बंगाल, बिल्कुल बांग्लादेश का जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं, जो आप कह रहे हैं ना, रेडिकलाइजेशन, वो उसके जरिए पाकिस्तान वाला चरित्र होता जा रहा है। बांग्लादेश का कट्टरपंथी चरित्र बांग्लादेश का होता जा रहा है।